अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। जी, हम अब आज की रिकॉर्डिंग में, आज की क्लास में रूल सीखेंगे नून साकिन और तनवीन का इख्फा। ठीक है। चार रूल से, चारों में से तीन हमने सीख लिए हुए हैं और अब ये आखिरी रूल रह गया, इख्फा कहते हैं इसको। और कैसे इसको पढ़ना है, कैसे सीखना है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखिए, इसमें क्या करना होता है, नून साकिन या तनवीन ही इसमें यूज होते हैं। ठीक है। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा करेंगे। हरूफे इख्फा कौन से होते हैं? अब देखिए, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ना रेड में, ये सारे हरूफे इख्फा होते हैं। अब ये कितने ज्यादा हैं तो ये तो याद नहीं कर सकते ना हम, इनका कोई मजमुआ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इनको याद नहीं करना और हमने इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है कि हमने इससे पहले वाले जो तीन रूल्स किए हैं। सबसे पहले हमने इजहार किया था। इजहार में जो हर्फ यूज हुए थे वो थे हरूफे हल्की। ठीक है, छह हर्फ थे, वो निकाल देने हैं हमने। निकल गए वो। उसके बाद हमने सीखा था इदगाम। इदगाम में हमने जो रूल में वर्ड सीखे थे वो थे यरमलून। यरमलून में से कोई आता था तो हम कहते थे इदगाम होता है। अब यरमलून भी इस रूल में से निकल गया। ठीक हो गया। फिर हमने सीखा था इकलाब। इकलाब में एक ही हर्फ यूज होता था जो कि बा था, तो बा भी निकल गया। अब जो इन सारे अल्फाबेट्स को निकालने के बाद अल्फाबेट्स बचते हैं ना, वो इख्फा में आ जाते हैं। तो देखिए, इख्फा को अगर सीखना है या इख्फा को पढ़ना है तो उसके लिए हमें बाकी तीन रूल्स आना जरूरी है। ठीक है, दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर। तो अगर आपने पहले तीन रूल सीखे होंगे तो ही आपको ये वाला रूल समझ आएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अच्छा हमने हरूफे हल्की भी निकाल दी, हमने यरमलून भी निकाल दिया और हमने हर्फ बा भी निकाल दिया। पीछे जो अल्फाबेट्स बच गए, अगर वो नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाए तो हम इख्फा करेंगे। इख्फा क्या करते हैं, इख्फा ये होता है यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब इन्होंने ना इनकम्प्लीट सी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है। तो अब आप लोगों ने जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखनी है। अब आप लोग लिखिए, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा करेंगे। इख्फा करने का मीनिंग ये होता है कि आपने नून साकिन या तनवीन की आवाज को छुपा लेना है। ठीक है, छुपा लेना है। और जो आगे वाला अल्फाबेट है ना, अगला हर्फ है, उसके मखरिज पे जाना है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफे इख्फा आ जाएं तो आपने नून साकिन और तनवीन की आवाज को नाक में छुपा लेना है और अगले हर्फ के मखरिज पे चले जाना है। तो ये आवाज होगी इदगाम और इजहार के बीच की, मिली जुली सी आवाज होती है ये। ठीक है। कैसी होती है जब मैं पढ़ के बताऊंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ आप लोग डेफिनेशन नोट करें। ठीक है। और अगर कुछ मिस हो गया तो मुझे बता दें, यहाँ चैट में लिखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि पढ़ने का तरीका बेसिकली है क्या। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, मुश्किल लग रहा होगा, अभी मैं पढ़ूंगी तो आप लोगों को समझ आने लग जाएगी। देखिए, ये वाले वर्ड्स हैं इख्फा कली। अब इधर क्या आ रहा है, नून साकिन के बाद अभी यहाँ पे जीम आ रहा है, इधर दाल आ रहा है, इधर दाल आ रहा है, इधर जा आ रहा है। सबसे पहले तो आपका काम ये है कि आपने इख्फा को ढूंढना है ना, कि यहाँ इख्फा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब आपने क्या ढूंढने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपने देखना है नून साकिन है, ठीक है। नून साकिन के बाद अल्फाबेट आ रहा है जीम। अब आपने चेक करना है जीम हरूफे हल्की में से है कि नहीं है। नहीं है। ठीक है। फिर आपने देखना है कि इदगाम के जो लेटर्स हैं यरमलून, या रा मीम लाम वाओ नून, उनमें से है। नहीं है, कैंसल हो गया इदगाम भी। फिर आपने चेक करना है इकलाब में बा यूज होता था, बा में से कोई है नहीं, बा भी नहीं है। तो इसका मतलब जीम जो है वो हरूफे इख्फा में से कोई है। तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने यहाँ इख्फा करना है। अब कैसे करना है, अब मैंने करना ऐसे है कि नून साकिन के बाद जीम आ रहा है, मैंने नून की आवाज को छुपा देना है और जीम के मखरिज पे जाना है। तो आवाज आएगी मियजूइन।
मिन जूइन। जीम का मखरिज याद करें। अब देखिए इसके लिए मखरिज आना भी जरूरी है, अगर मखरिज नहीं आएंगे तो इख्फा कैसे करेंगे आप। तो जीम का मखरिज क्या होता था, जीम का मखरिज होता था जुबान का दरमियानी हिस्सा, मिडल ऑफ योर टंग, जो थी वो दरमियान की तालू पे लगती थी, मिडल ऑफ योर पैलेट। तो वहां पे जाके आपने इख्फा करना है, मिन। फिर दाल में भी ऐसे, मिन दूनिकुम, मिन वहाबिन, फ़इन ज़ललतुम, मा साफीहा, मा शकारा, मिन स्वलस्वालिन, इन ज़ललतु, मिन तीनिन, मन ज़लमा, मिन फुरूजिन, मिन क़ब्लु। अब मैंने ये सारे पढ़ के सुनाए हैं और आप लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा होगा शायद ऑनलाइन में, या अगर आप लोगों को मखारिज नहीं आते तो आप लोगों ने ये देखना है कि आप अगले वाले अल्फाबेट के मखरिज पे हो, और नून को प्रॉपर शो नहीं करना। नून जाहिर जरूर होता है, जाहिर का मीनिंग होता है कि आपको पता चल रहा है कि ठीक है नून की आवाज है और आप उसको हल्का सा छुपा रहे हैं, लेकिन मुकम्मल अदा नहीं करना बेसिकली। ठीक है, मुकम्मल अदा का मतलब है जैसे इजहार में हम करते हैं मिन जू इन, तो ऐसे तो नहीं हो रहा ना। नून की आवाज को मैं हाइड कर रही हूँ और मैं जीम के मखरिज पे जा रही हूँ, तो ऐसी आवाज आ रही है कुछ मिली जुली सी, मिन जू इन, मिन जू इन। ठीक है, तो ये नून जाहिर नहीं हो रहा, जाहिर का मतलब होता है कि मैं एन ही पढ़ रही हूँ, नून ही पढ़ रही हूँ, मिन जुइन, मिन दूनिकुम, मिन वहाबिन। पर मिन मिन तो मैं कहीं पे भी नहीं पढ़ रही। ठीक है, नून को मैं छुपा रही हूँ। तो जाहिर बात है अब नून को मैं छुपा तो रही हूँ, लेकिन अब ये तो नहीं कि सिरे से नून खत्म ही हो जाएगा और मैं पढ़ूँ मी जू इन, फिर तो नून है ही नहीं ना, फिर तो इख्फा है ही नहीं। फिर तो समझे कुछ और ही है, मी जू इन है ना। लेकिन इख्फा में ये नहीं होता कि आप नून की पहचान ही खत्म कर देते हैं, नून कहीं ना कहीं रहता है ऑब्वियसली। नून की सिफ्त भी रहती है, देखिए आवाज कहाँ जा रही है, नाक में जा रही है, और नून की सिफ्त थी कि नाक में आवाज जाती है। तो नून की आवाज मुकम्मल जाहिर नहीं हो रही, लेकिन सिफ्त बाकी है उसकी। ठीक है, और इसके लिए अगले अल्फाबेट का मखरिज आना भी जरूरी है। अब जैसे मैंने जीन की एग्जांपल दी, अगर हम सीन का मखरिज देखें तो सीन का मखरिज होता था कि हम लोग जुबान को नीचे वाले दांतों पे लगाते थे, नीचे वाले दांतों की अंदरूनी सतह पर। ठीक है, तो जिन लोगों को मखरिज याद है तो अब आपको याद आएगा कि सीन की दफा हम जुबान की नोक को नीचे वाले दांतों पे लगाएंगे और इख्फा करेंगे, तो आवाज कुछ ऐसी आएगी, मा साफी हा, मा साफी हा। अब मैं सीन के मखरिज से अदा कर रही हूँ। ठीक है, अब स्वाद का भी यही मखरिज था, नीचे वाले दांत, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, मिया सोल सोलिन। लेकिन एक फर्क होगा, सीन और स्वाद का मखरिज बेशक सेम था, लेकिन एक फर्क मैंने तब भी आपको बताया था कि सीन एक बारीक लेटर होता है और स्वाद एक मोटा लेटर होता है। तो अब ना इख्फा में भी आपने ये फर्क करना होता है। अगर आप अगले वाले लेटर बारीक है और उसके हिसाब से इख्फा कर रहे हैं तो आवाज आपकी बारीक सी होगी, जैसे सीन में होगी मा साफी हा, मा साफी हा। अब स्वाद में अगर मैं पढ़ूंगी तो म्यो स्वल स्वालिन, थोड़ी सी मोटी हो गई है मेरी आवाज। ठीक है, जुआत का मखरिज देखिए सबसे अलग था, जुबान के किनारे जो थे वो अंदरूनी किनारे वो उसके साइड वाले दाढ़ों पे लगते थे। तो अब ये मोटा हर्फ भी था, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तू, तू। ठीक है, फिर फा का मखरिज बड़ा आसान था, फा का मखरिज था कि हम सामने वाले जो दो दांत थे जिनको बनी रैबिट टीथ कहते हैं, उनको हमने होंठ नीचे वाले होंठ पे लगाना होता था ना, तो फा अदा हो जाता था, फा है ना। तो अब वैसे ही आपने इख्फा करना है, म्यू फुरूजिन, आपके दांत नीचे लग रहे होंगे, म्यू फुरूजिन। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को एक दफा ये समझाया है, एक दफा पढ़ाया है, प्रैक्टिस भी अभी एक दफा आज की क्लास में हुई है, तो अभी आप लोगों ने इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, जितना समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह उसको ग्रैब करें। फिर इसके बाद भी रिकॉर्डिंग सुने, बार बार देखें, बार बार समझें। फिर भी समझ नहीं आती तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है।
हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड भी दोबारा इसी को कर लेंगे अगर जरूरत पड़े। तो अभी मैं यहाँ रिकॉर्डिंग जो है वो रोक रही हूँ, आप लोगों से मैं आप अब प्रैक्टिस कराती हूँ। तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको समझ आई या कि नहीं।